Hi guys, welcome to my channel, and this is me continuing the inflation part 2 for finance, where we will understand the monetary policy transmission. ठीक है? I know कि वो वीडियो थोड़ा सा लंबा था, इसलिए मैंने उसको, बस यही मेरा रीज़न था कि वो लंबा है और इसलिए मैंने उसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए ये पार्ट को अलग से ऐड कर दिया। तो ये पढ़ने के बाद क्या होगा ना कि जो मॉनेटरी पॉलिसी का इन्फ्लेशन से कनेक्शन है, you'll get that. If you are confused what I am teaching, let me tell you, we were doing inflation. We have done it from the economics part. We have done it from the finance part. तो finance part में part 1 है and part 2 है. Part 1 was very complicated थोड़ा सा, तो उसको समझाने में मुझे लंबा टाइम लगा, तो वीडियो मैंने एक्सटेंड बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने पार्ट 2 बना दिया। बस इतना ही बात है और कुछ बात नहीं है। तो ना वी वोंट वेस्ट आवर टाइम। आई टेल यू कि अगर इफ यू कम अक्रॉस दिस वीडियो ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ माइन, आप ये वीडियो देख रहे हो सबसे पहले इन्फ्लेशन का, तो आई से कि प्लीज़ इससे कंटिन्यू मत करिए। आप इकोनॉमिक्स में देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप इकोनॉमिक्स का इन्फ्लेशन का वीडियो देखिए, फिर फाइनेंस का इन्फ्लेशन का पार्ट 1 देखिए, और फिर आप ये वाला पार्ट देखिए, फिर आपका इन्फ्लेशन पूरा पूरा कंप्लीट। एंड इन आवर चैनल वी आर कंप्लीटिंग आरबीआई ग्रेड बी 2026 सिलेबस। ओके, और इसके साथ बस मेरा करंट अफेयर सब रह गया है जनवरी के लास्ट वीक का आपको देना, तो वो मैं लास्ट डे होने से पहले दे दूंगी एनी हाउ। और उसके बाद फिर फेब के लिए I will release a video where we will talk about that how we are going to complete our syllabus for RBI Grade B 2026 between February to April, where we are going to complete management, finance, economics, ठीक है, plus current affairs. So I hope if you are interested, please follow my channel. You will get PDFs on the Telegram channel, और बाकी के नोट्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो चैप्टर बाय चैप्टर आई विल कंप्लीट इट। बाकी लेट्स डू इट। सी, ये वही से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, तो जिसने देखा है उसने पीछे का ही देखो ये सारा चीज पढ़ लिया होगा। नाउ आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। ठीक है, इट इज अ चेन ऑफ इफेक्ट थ्रू विच changes made by the RBI to its policy interest rate influence like various other interest rate in the economy, and in turn affect economic variables like output, employment and inflation. I won't waste your time, पहले हम इसको ऐसे समझ लेते हैं ताकि हमको डेफिनेशन हैवी नहीं लगे, क्योंकि हम आपको पता है कि व्हाट आई एम ट्राइंग यू अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड यू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस टर्म टू, क्योंकि तब आप लैंग्वेज बना पाओगे डिस्क्रिप्टिव के लिए। ठीक है, वो एक दिन में नहीं बनता है, रोज पढ़ना पड़ेगा, रिविजन करते रहना पड़ेगा, तब बन पाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स डू मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। सॉरी, ट्रांसमिशन। सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज ए चेन ऑफ इफेक्ट्स। व्हेन वी से द वर्ड चेन ऑफ इफेक्ट्स, इसका मतलब है कि एक डिसीजन अलग अलग लेवल पे अलग अलग सेक्टर को अफेक्ट करता है। ठीक है, थ्रू विच चेंजेस मेड बाय आरबीआई टू इट्स पॉलिसी इंटरेस्ट रेट। आरबीआई का पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, आई होप टिल नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट पॉलिसी इंटरेस्ट रेट हमने पिछले बार पढ़ा है रेपो रेट के बारे में। तो रेपो रेट क्या है? वो रेट है जिसके बेसिस पे बैंक आरबीआई को रीपेमेंट करते हैं, और यही रेट हमारा एक्सटर्नल बेंचमार्क है। इसके वजह से इसके बेसिस पे ही इन्फ्लेशन इकोनॉमी में कैसे रहेगा वो डिसाइड होता है। अब हम सोचेंगे क्यों डिसाइड होता है, ये भी मैंने पिछले बार पढ़ाया था। आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, ठीक है, यानी कि अब बैंक को कॉस्टली लोन्स मिलेंगे, तो बैंक कस्टमर को कॉस्टली लोन्स देंगे, इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक मे बी सीआरआर को बढ़ा दे, लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल और डिस्क्रिशनरी इनकम कम हो जाएगा। अब इफ यू आर थिंकिंग दैट व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम, व्हाट इज डिस्क्रिशनरी इनकम, प्लीज अगेन वॉच माई वर्ड्स, प्लीज गो वॉच दिस वीडियो। फर्स्ट वीडियो से लेकर अभी तक मैंने जो भी वीडियो बनाया लास्ट एक मंथ से, आई एम ट्राइंग टू मेक वीडियो ऑन इट। तो जो भी वीडियो है वो सीक्वेंस वाइज है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वीडियो 1 इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वीडियो 4। ठीक है, सो बेसिकली आफ्टर दिस डिस्पोजेबल और डिस्क्रिशनरी इनकम कम हो जाएगा आपके पास, एंड व्हाट विल इट लीड टू? इकोनॉमी में लोगों के पास स्पेंड करने के लिए पैसे कम बचेंगे, एंड फिर इस तरीके से
एक्सपेंशनरी गैप क्लोज हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी गैप, और एक्सपेंशन कम हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे हमारा इकोनॉमी वापस सेटल हो जाएगा। ये था सिचुएशन 1। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 क्या कहता है? रेपो रेट कम हो गया, यानी कि बैंक के पास अब हाथ में ज्यादा पैसा। बैंक के पास ज्यादा पैसा तो लोगों के पास ज्यादा पैसा, लोगों के पास ज्यादा डिस्पोजेबल डिस्क्रिशनरी इनकम, मोर स्पेंडिंग। स्पेंडिंग कैसे? बंदे के पास, पहले तो बंदे ने टैक्स दिया, फिर उसने अपना रेंट लिया, ग्रोसरी लिया, अब जरूरत का चीज लेने के बाद इसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, यानी कि डिस्क्रिशनरी इनकम है। मे बी वो हाउस लोन ले ले, मे बी वो किसी लग्जरी पे स्पेंड करे। इससे डायरेक्टली क्या होगा? इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, एक सेक्टर ग्रो करेगा। ग्रोसरी से इसने रेंट दिया, ग्रोसरी लिया, तो रेंट वाले ने फिर उस पैसे को कहीं खर्च किया, ग्रोसरी वाले ने पैसा खर्च किया। तो डिमांड एंड सप्लाई इज अ साइक्लिक थिंग, और फिर ये चीज कंटिन्यू होते रहता है। आई होप वी हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। तो इसी ये जो चेन इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं आरबीआई के एक डिसीजन से जब बाकी के सारे सेक्टर्स को इफेक्ट करता है और सब में ग्रोथ या फिर कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। अब ये क्या है कि ये अलग अलग सेक्टर को अलग अलग तरीके से वर्क करता है, अलग अलग टूल्स है। जैसे हमने एक रेपो रेट का भी समझा, वैसे ही कुछ दूसरा भी होगा, वैसे ही कुछ तीसरा भी होगा। नाउ लेट्स गो टू डेफिनेशन। अब जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, इट विल फील वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी इज अ चेन ऑफ इफेक्ट्स थ्रू विच चेंजेस मेड बाय आरबीआई टू इट्स पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, यानी कि रेपो रेट, इन्फ्लुएंसेस various other interest rate in the economy and in turn affects economic variable like output, employment, and then inflation. Understand? The process works through several distinct channel. As I have said कि एक हमने जैसे रेपो रेट समझा, वैसे अलग अलग चैनल्स भी है, राइट? तो उसमें से एक हो गया आपका रेपो रेट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने रेपो रेट का एक बेसिक एग्जांपल पढ़ लिया, अब हम इसको ऐसे समझते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट चेंज किया, इंक्रीज कर दिया इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए। दिस चेंजेस शॉर्ट टर्म मार्केट रेट, द कॉल रेट जो हमने पढ़ा था, जिससे बैंक आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इन द इंटर बैंक मार्केट। अब यहाँ बैंक एडजस्ट करते हैं अपना लेंडिंग रेट, यानी कि जिस रेट पे वो लोन दे रहे हैं फॉर कस्टमर, विया क्या? एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट। ये तो अभी मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि याद रहे, रिवीजन होते रहे, पर ये हमने पढ़ लिया है। एंड डिपॉजिट रेट वाया इंटरनल डिसीजन। हमें पता है कि लेंडिंग रेट एक्सटर्नल बेंचमार्क से कनेक्टेड है रेपो रेट से, बट डिपॉजिट रेट अभी भी इंटरनल है, तो बैंक यहाँ स्टिकनेस रहता है और बैंक अपने हिसाब से ही काम करती है। नाउ अगर रेपो रेट हाई है, यानी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट हाई होगा। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्या है? लोन, डिस्करेजिंग स्पेंडिंग एंड कूलिंग इन्फ्लेशन। नाउ क्रेडिट चैनल, पहला चैनल के बारे में बात करते हैं, लोन का चैनल। ठीक है, लोन का चैनल, चैनल का यहाँ क्या मतलब है कि यानी कि क्या क्या तरीका है जिससे हम इसको अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 1, हायर इंटरेस्ट रेट मेक इट रिस्कियर फॉर बैंक्स टू लेंड, है ना, लीडिंग टू क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग भी पढ़ा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, बट आई विल गिव यू अ बेसिक कॉन्टेक्स्ट ओवर देयर। क्रेडिट रैशनिंग इज व्हेन गवर्नमेंट यूजेस क्वालिटेटिव टूल्स। दो तरीके से गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव हमने पढ़ लिया था सीआरआर और एसएलआर पिछले वीडियो में, क्वालिटेटिव हमने उससे भी पिछले वीडियो में पढ़ लिया था हमारे इकोनॉमिक्स वाले में ही। तो यहाँ पे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। क्रेडिट रैशनिंग का क्या मतलब हुआ कि एक सेक्टर हुआ, बैंक के ऊपर पहले ही आरबीआई ने एक कैप लगा दिया कि इससे ज्यादा यू कांट स्पेंड ओवर दिस पर्टिकुलर सेक्टर। ठीक है, तो अब जब उतना रहेगा ही नहीं तो किसी को लोन ही कैसे मिलेगा? बैंक इज नॉट डायरेक्टली सेइंग कि हम आपको लोन नहीं देंगे,
इस सेक्टर के लिए अभी वैसा लोन ही नहीं है, ये क्वालिटेटिव टूल हो गया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ हायर इंटरेस्ट रेट मेक्स इट रिस्कियर फॉर बैंक टू लेंड, लीडिंग टू क्रेडिट रैशनिंग। दिस स्लोज डिमांड, मिलेगा ही नहीं तो कोई लोन कैसे देगा। नंबर 1 चैनल। नंबर 2 चैनल, एसेट प्राइस, वेल्थ इफेक्ट पाइप। वेल्थ इफेक्ट पढ़ा रखा है, इसलिए पहले टर्म्स क्लियर किया था मैंने कि बाद में जब हम पढ़े तो इतना जल्दी जल्दी समझ में आए कि कुछ भी ग्लिच ना हो। एसेट प्राइस चैनल का मतलब है कि हायर इंटरेस्ट रेट्स टेंड टू स्लो डाउन द स्टॉक मार्केट ऑब्वियसली एंड हाउसिंग मार्केट। वेल्थ इफेक्ट का मतलब है कि पीपल फील लेस रिच एंड स्पेंड लेस, कूलिंग डिमांड। अब मान लो कि हर चीज का प्राइस बढ़ जाएगा, तो इवन इफ पीपल हैव मनी, they won't feel like that they can spend it, because अगर हमारे पास पैसे हैं बट स्टिल क्योंकि सामान का दाम है उसी हिसाब से बढ़ रहा है। as I gave you the example last time that when you are having 100 rupees and you are saving it for consecutively 10 days, ठीक है। अब 10 दिन के बाद यू आर थिंकिंग कि मेरे पास 100 रुपए है, आई विल बाय 10 पैकेट्स ऑफ मैगी। वो सडनली यू फाउंड आउट कि 15 रुपए करके एक मैगी हो गया, तो आप 100 रुपए में 6.6 बेसिकली एक अंदाजा ले सकते हो, उससे ज्यादा तो नहीं ले सकते हो। तो क्या हो गया, आपके पैसे का वैल्यू ही अब उतना नहीं है। तो वेल्थ इफेक्ट की वजह से पीपल फील लेस रिच। आई होप दिस वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और ऐसा नहीं लग रहा हूँ कि अरे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। नाउ थर्ड वन इज एक्सचेंज रेट चैनल। एक्सचेंज रेट के चैनल का यही मतलब होता है, आई होप आवाज आ रही है। एक्सचेंज रेट चैनल का यही मतलब होता है कि हायर इंटरेस्ट रेट इन इंडिया अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर आईएनआर। ठीक है, हायर इंटरेस्ट रेट इन इंडिया अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, इसको यहाँ पे समझते हैं। वेट, लेट्स अंडरस्टैंड एक्सचेंज रेट चैनल। ठीक है, सी बेसिकली मान लो कि इंडिया में हम जानते हैं एफडीआईस और एफपीआई के बारे में, या फिर एफआईआई। हमने पिछले बार में पढ़ा था कैपिटल इनफ्लो, कैपिटल आउटफ्लो, रिमेम्बर। अब मान लो कि इंडिया में कोई चीज बना, ठीक है, लोग को लग रहा है कि यहाँ से लेने में उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है, तो सबने यहाँ इन्वेस्टमेंट कैप करना स्टार्ट किया इंडिया में। इसकी वजह से कैपिटल इनफ्लो हुआ, यानी कि इनफ्लो यानी कि आया। इससे क्या हुआ, रुपीज हो गया स्ट्रॉन्गर। ठीक है, अब इन्फ्लेशन के समय का क्या सिचुएशन है, इट्स जस्ट लाइक कि आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया। नाउ बोरोइंग हैज बीन एक्सपेंसिव। ठीक है, अब बोरोइंग एक्सपेंसिव हो गया, अब ये सब बात है। अब वेल्थ इफेक्ट कैसे क्रिएट होगा, स्टॉक्स और हाउसिंग रेट्स ऑब्वियस सा बात है कॉस्टली हो चुका है, तो लोग ऑब्वियसली स्पेंड लेस करेंगे। अब क्योंकि यहाँ हाई रेट्स मिल रहा है स्टॉक्स पे, तो फॉरेन के लोग इस पे ऑब्वियस सा बात है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस पे अट्रैक्ट हो जाएगा, मेकिंग रुपीज स्ट्रॉन्गर। अब इससे क्या होगा, इंपोर्ट चीप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है फ्लोटिंग एक्सचेंज मार्केट रेट में कि जिसका मार्केट वैल्यू डिसाइड करता है कि कौन सा करेंसी स्ट्रांग होगा या वीक होगा। अब जिस करेंसी का डिमांड ज्यादा है, ऑब्वियस सा बात है कि बाकी का करेंसी सेल करके लोग उस करेंसी को खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आईएनआर है, आईएनआर हो गया स्ट्रांग,
तो क्या होगा कि अब हमको मान लो कि अब $1 का वैल्यू 90 से आके 80 हो गया। तो पहले जो सामान हम 90 इंटू 5 450 का खरीद रहे थे, अब हम 80 इंटू 5 400 में खरीद लेंगे। तो इम्पोर्ट चीपर हुआ ना हमारे लिए। लेकिन अब ये बात समझो कि पहले $1 का वैल्यू 90 था। अभी समझने के लिए हम एग्जांपल लिया, अब $1 का वैल्यू 80 ही है ना? यानी कि डॉलर का वैल्यू आईएनआर के कंपैरिजन में लो हो गया। तो पहले जो $1 दे के जितना सामान ले पा रहे थे, पहले लोग $1 दे रहे थे तो उनको 90 रुपीज तक का सामान मिल जा रहा था। अब वो $1 देंगे तो सिर्फ उनको 80 का ही सामान मिलेगा, यानी उनको और ₹10 का सामान लेने के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। अब मान लेते हैं एक टी शर्ट का एग्जाम्पल लेके कि वियतनाम टी शर्ट बनाता है और इंडिया टी शर्ट बनाता है, यूएसए परचेज करता है। यूएसए विल सी कि इंडिया में खरीदने में तो लॉस है, हमको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। वियतनाम में अगर सस्ता है तो इससे क्या होगा, इंडिया का एक्सपोर्ट हर्ट हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ वी विल यहाँ से पढ़ेंगे इसको बेसिक। यहाँ बेसिक क्लियर हो गया। हायर इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है कि इंडिया अट्रैक्ट करता है फॉरेन कैपिटल, क्यों? क्योंकि हम इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हैं, स्टॉक्स का दाम बढ़ा हुआ है। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द रुपी, अ स्ट्रॉन्गर रुपी मेक्स इंपोर्ट चीपर। समझ गए अब हम लोग क्यों इंपोर्ट चीपर है एंड एक्सपोर्ट मोर एक्सपेंसिव? क्योंकि हमारा आईएनआर स्ट्रांग हो गया है। चीपर इंपोर्ट्स हेल्प रिड्यूस इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। अब मान लो कोई चीज ऑलरेडी हमारे यहाँ कम है, मान लो गोल्ड, मान लो ऑयल। अब ऑयल का जरूरत है, अगर रुपी स्ट्रांगर हो जाएगा तो ऑयल आपको चीपर वे में मिल जाएगा। जब चीप खरीद के लेके आएंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स पे, जब ये चीप आएगा तो अब ये सब बात है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे ये चीप बिकेगा। नाउ व्हेन द आरबीआई इंटरेस्ट raises interest rate to fight inflation, तो क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टर फाइंड इंडियन बॉन्ड्स मोर अट्रैक्टिव बिकॉज दे ऑफर हाई रिटर्न्स। क्यों? क्योंकि रेपो रेट बढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट से ज्यादा मिल रहा है। दे ब्रिंग डॉलर्स इनटू इंडिया एंड सेल देम टू बाय रुपीज। दिस हाई डिमांड फॉर रुपी मेक्स इट स्ट्रॉन्गर। ठीक है। नाउ चीपर इंपोर्ट्स, कॉस्ट पुश सॉल्यूशन आता है जो हमने पढ़ा कि जैसे ऑयल अभी अगर सस्ता आ जाएगा तो ये क्या है, कॉस्ट पुश सॉल्यूशन है। इंडिया इज अ मेजर इंपोर्टर ऑफ एसेंशियल कमोडिटी लाइक क्रूड ऑयल, एडिबल ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो इससे इंडिया को बेनिफिट हो जाता है। लेकिन क्या अभी पढ़ा हमने, एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाता है। अ स्ट्रॉन्गर रुपी मेक्स इंडियन गुड लुक कॉस्टली टू फॉरेनर्स। नाउ अंडरस्टैंड इट, the economical language. A hike in the policy repo rate often leads to capital inflows, yes, FDI, FPI, resulting in the appreciation of the rupee. Rupee becomes stronger. A stronger rupee lowers the landed cost of imported commodities, imports become cheaper, thereby mitigating imported inflation. Yani mitigating matlab slowing the imported inflation. Simultaneously, it makes export less competitive, dampening aggregate demand एंड फर्दर कूलिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। अब मान लो इंडिया में ही ऑलरेडी दाम बढ़ा हुआ है सब चीज का, यहाँ पे अगर ₹1 में 100 एक चीज बेच के उसको ₹100 मिल जा रहा है और बाहर में उसको एक चीज बेचने में ऑब्वियस बात है अगर ₹90 लग रहा है तो वो यहाँ क्यों नहीं बेचेगा? इससे क्या होगा कि हमारा इम्पोर्ट्स अच्छा हो जाता है और एक्सपोर्ट्स चीप हो जाता है। ये कौन सा सिचुएशन है जब अभी से बात है महंगाई ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। द आरबीआई मॉनिटर्स द एक्सचेंज रेट क्लोजली बिकॉज दे डू नॉट वांट द रूपी टू बिकम टू स्ट्रांग। हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में क्यों आरबीआई चाहती है कि हमारा एक्सपोर्ट्स ज्यादा हर्ट ना हो, क्योंकि हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट से हमारा बहुत पैसा आता है ना। वो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज बी इन कमेंट सेक्शन, आई टेल यू देयर। यहाँ पे मैंने यही समझाने का कोशिश किया है कि कैसे एक्सचेंज रेट चैनल से ग्लोबल पाइप कैसे इफेक्ट करता है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को, कि जब महंगाई ज्यादा रहेगा तो अब ये सब बात है कि हमारा इंपोर्ट्स अच्छा हो जाएगा और एक्सपोर्ट्स हर्ट हो जाएगा। नाउ बेसिक एक समझते हैं यहाँ पे, परचेजिंग पावर और प्राइसिंग का डिफरेंस समझते हैं। इंपोर्ट्स, क्यों इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, व्हाई दे इंक्रीज? When the rupee is strong, you need fewer rupee to buy $1. If $1 used to be 85 and now in 80, एक imported iPhone or a barrel of oil suddenly cost you less.
रिजल्ट क्या हुआ? बिजनेस और कंज्यूमर बाय मोर फॉरेन गुड्स बिकॉज दे आर ऑन डिस्काउंट. नाउ एक्सपोर्ट्स क्यों? Why they decrease? When rupee is strong, Indian goods become more expensive for foreign buyers. So foreign buyers with $10 used to get 850 worth of Indian tea और अब बस 800 के बराबर मिल रहा है. Now Indian tea looks costly compared to tea from other countries. So foreign demand for Indian goods falls. I hope you understand. While a strong rupee kills inflation, it hurts economic growth. If exports fall too much, sector like IT, textiles may lose. क्योंकि पता है कि हम आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं. इंडिया इज ए सर्विस जाइंट. तो अगर एक्सपोर्ट हर्ट होगा तो इंडिया को हर्ट हो जाएगा. Now RBI stance in 2000. The RBI tries to find a balanced exchange rate where the rupee is strong enough to keep oil prices low but weak enough to keep इंडियन एक्सपोर्ट्स कम्पिटिटिव. तो वही बात है, फिर मैंने पिछले बार भी बताया था कि हम एक्सट्रीम केसेस का बात नहीं कर रहे हैं जहां एक्सट्रीम इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है. हम री इन्फ्लेशन और डी इन्फ्लेशन के बीच में है. ठीक है. ड्यूरिंग इन्फ्लेशन कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज होता है. वी नो दैट. पर यहाँ पे उसका क्या जरूरत है? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट समझते हैं. हायर रेपो रेट्स मेक्स बोरोइंग एक्सपेंसिव फॉर बैंक्स. When they increase, lending rate increase. Got it? Wealth effect. Higher rates often led to a cooling of the stock and housing market, making people spend less. हमने गोल्डीलॉक जोन पढ़ा था जहाँ पे ना तो टू हॉट होने दिया जा रहा है ना तो टू कोल्ड होने दिया जा रहा है, बीच में रखना है हमको. ठीक है. तो वेल्थ इफेक्ट क्या कहते हैं कि अगर लोग गरीब फील करेंगे तो ऑब्वियस बात है दे विल स्पेंड लेस. बस वही चीज है. करेंसी चैनल. As you learned, higher rates attract capital inflows, making the rupee stronger, which makes import cheaper and reduces imported inflation. क्योंकि imported inflation जब आ जाएगा तो cost push inflation create हो जाएगा. डिमांड पुल इन्फ्लेशन फिर भी आरबीआई अपने मॉनेटरी मेजर से सही कर सकती है, लेकिन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन सीरियसली डिस्टर्बिंग है और उसके लिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है. आई होप दिस इज डन. तो एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगा और इन्फ्लेशनरी गैप क्लोज हो जाएगा. नाउ रिसेशन के समय यानी डिफ्लेशनरी गैप जब क्रिएट होता है तो आरबीआई पॉलिसी रेपो रेट को मतलब डिक्रीज कर देती है. चीपर लोन्स, मोर डिस्पोजेबल इनकम, इंसेंटिव टू स्पेंड, low interest rate on saving FD discourages people from hoarding money and encourage them to spend. ठीक है. करेंसी इम्पैक्ट लोअर रेट्स माइट लेड टू कैपिटल आउटफ्लोज. यानी कि अब लोगों को लग रहा है कि उतना क्योंकि हमारे देश में डिफ्लेशन होने का मतलब है कि बाहर के लोगों को लग रहा है कि अब इतना इंटरेस्ट रेट नहीं आ रहा है तो कैपिटल आउटफ्लो हो जाता है. लेकिन एक्सपोर्टर्स को अर्न करने में मिलता है क्योंकि अब फॉरेन मार्केट में इंडिया का सामान चीप हो चुका है. एग्रीगेट डिमांड फिर से बढ़ता है और इकोनॉमी फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पे जाती है. पर अगर आपको ये लग रहा हो कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये कैसा साइकिल है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, घबराना नहीं है. आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि मैं जब पढ़ा रही हूँ तो ये साइकिलिक चलेगा, हर चीज धीरे धीरे फिगर आउट हो जाएगा एंड फिर सब कुछ हम कनेक्ट कर पाएंगे. नाउ फीचर डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. ठीक है. नॉर्मल समझ लेते हैं एक एग्जांपल. जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन है और जब डिफ्लेशन है, यानी कि यहाँ है कि इकोनॉमी को बूस्ट का जरूरत है, यहाँ इकोनॉमी को वापस से कूल करना है. प्रॉब्लम इकोनॉमी ओवरहीट कर रही है तो आरबीआई इंक्रीज किया रेपो रेट को. इंक्रीज करने का मतलब है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज. कैपिटल इनफ्लोज आया, रुपी अप्रिशिएट हुआ, ट्रेड हर्ट हुआ, गोल पूरा हुआ कि इकोनॉमी कूल हो चुका है. डिफ्लेशन है, इकोनॉमी अंडर परफॉर्म कर रही है तो रेपो रेट को डिक्रीज करो, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज आएगा, आउटफ्लोज चला, कैपिटल आउटफ्लोज हो जाएगा, रुपी डिप्रिसिएट, एक्सपोर्ट बढ़ा, वापस से इकोनॉमी स्टिम्युलेट. आई होप दिस इज क्लियर. To fight inflation caused by too much demand, RBI makes money expensive. ठीक है. Which attracts foreign money and strengthen the rupee, helping imports but hurting exporter. This cools the economy. To fight a recession caused by too little demand, RBI. मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग को कंफ्यूजन ना हो कि जब रेपो रेट बढ़ रहा है तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज आ रही है. रेपो रेट बढ़ाने का मतलब है कि हम बैंक के लिए लोन महंगा कर रहे हैं तो लोगों के लिए भी लोन महंगा कर रहे हैं. और आरबीआई जब डिफ्लेशन है तो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज यूज करी, यानी कि रेपो रेट कम हो रहा है ताकि बैंक को हल्का चीप लोन मिले तो हमको भी चीप लोन आ जाए. विच कॉज फॉरेन मनी टू लीव एंड वीकेन द रेसपी. अब यहाँ पे एक और चीज समझने का जरूरत है कि जब जो इनफ्लोज है
कैपिटल इनफ्लोज, ये कंपनी के बेनिफिट इंटरेस्टेड के लिए, लेकिन जो फॉरेन मार्केट है वो आपके हमारे जैसे लोगों के लिए, जो रुपी वीक होगी या स्ट्रांग होगी वो डिसाइड करता है। ठीक है। नाउ व्हेन एग्रीगेट डिमांड्स एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि टोटल डिमांड्स एक्सीड्स टोटल सप्लाई, तो इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाता है। तो आरबीआई इंटरवीन करती है बैलेंस करने के लिए इकोनॉमी को। तो हम कौन सा स्टांस यूज करते हैं? कॉन्ट्रैक्शनरी स्टांस, जो स्टांस भी इसको बोल सकते हैं। पॉलिसी रेट बढ़ के, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, यानी कि इंडियन रेट्स बिकम हायर देन ग्लोबल रेट्स, जिसकी वजह से कैपिटल इनफ्लोस आता है, लीडिंग टू ए सर्ज इन द डिमांड ऑफ द रुपी। तो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शनरी स्टेज स्टांस लाने से जो रुपी रेट बढ़ा, उस चीज को हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। दिस इज एन इकोनॉमिक टर्म, राइट इट। तो अप्रिसिएशन होता है द रिजल्टिंग करेंसी अप्रिसिएशन, यानी स्ट्रॉन्गर रुपी। ट्रेड बैलेंस क्या होता है? हर्ट हो जाता है एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस। इट इज नेसेसरी टू ट्रेड ऑफ द कर, यानी कि समझना जरूरी है कि थोड़े देर के लिए हमारा एक्सपोर्ट हर्ट होगा, लेकिन उस वक्त इकोनॉमी का यही नीड है। और ये सारा नीड बनता कैसे है, क्या ये हम नीचे कंप्लीट कर लेंगे। WPI इम्पैक्ट, अ स्ट्रॉन्ग रुपी lowers the landed cost of bulk commodities सिंस WPI है 64% वेटेज। तो सीधा बात है कि अगर हम हमारा इंपोर्ट सस्ता आएगा तो होल प्राइस इंडेक्स हमारा सस्ता हो जाएगा। जब होल प्राइस इंडेक्स पे अगर सस्ता प्राइस में सामान आएगा तो फिर सीपीआई में भी वो सस्ता ही आएगा। एज द होलसेल इनपुट कॉस्ट फॉल्स, द बेनिफिट इवेंचुअली passes to retail consumers. WPI CPI is very nicely explained in the first video of inflation. This lowers headline inflation, protecting the purchasing power of the household. Now, the RBI maintains this capability to ensure that the nominal anchor of 4%, यानी हमने बोला था कि RBI का क्या टारगेट है कि 4% हमारा टारगेट रहे इन्फ्लेशन के लिए, वो प्लस माइनस 2% होके लेटेस्ट 6% तक जाए, 6% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये कैसे डिसाइड हुआ? India officially adopted the flexible inflation targeting framework in 2016, जो कि रिकमेंडेशन पे किसके आया था? उर्जित पटेल कमेटी के। तो एग्रीमेंट क्या हुआ कि फ्रेमवर्क इज फॉर्मलाइज थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, किसके किसके बीच में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में। ठीक है। तो टारगेट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है कि इन्फ्लेशन टारगेट सीपीआई के हिसाब से हर 5 साल के लिए क्या रहेगा, आरबीआई के साथ कंसल्ट करके। नाउ द गवर्नमेंट हैज रिटेन द टारगेट फॉर द पीरियड, अभी अप्रैल 21 से मार्च 2026 तक गवर्नमेंट का टारगेट था 4% रहना चाहिए। टॉलरेंस कितना? 2% का प्लस माइनस में चलना चाहिए, तो 2 से 6% के बीच में रहना चाहिए। अब इसके लिए क्या होता है? एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनता है। एक 6 member statutory body is responsible for implementing the statutory body, वो होता है जो पार्लियामेंट के एक लॉ से बनता है। जैसे ये देखो, द लॉ द फ्रेमवर्क हैज ए स्टैट्यूटरी बेसिस फॉर्मलाइज्ड अंडर सेक्शन 45ZA ऑफ द अमेंडेड आरबीआई एक्ट। ठीक है, इसलिए हम इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोल रहे हैं। टारगेटेड बाय सेटिंग द पॉलिसी रेपो रेट टू मेंटेन इन्फ्लेशन विद इन द टारगेट रेंज while also considering economic growth. The monetary policy committee includes RBI governor एज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन का ये मतलब होता है कि वो बंदा इसलिए नहीं उस कमेटी का हिस्सा है क्योंकि वो पर्सनली कोई वैल्यू होल्ड करता है, वो इसलिए है क्योंकि वो आरबीआई के गवर्नर है। तो वो अगर गवर्नर चेंज हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो नया गवर्नर होगा वो उस कमेटी का हेड बन जाएगा। 2 other आरबीआई ऑफिसर्स, यानी कि 2 और आरबीआई ऑफिसर एंड 3 एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, ठीक है, इसको ज्वाइन करते हैं। यानी कि 6 लोगों का ग्रुप हो गया ये, जिसमें decisions are made by majority vote with the governor having a cast vote in case of tie। मान लो कि अगर 6 लोग हैं तो ये 5 लोग अगर डिसीजन लिए तो एक जगह 3 है एक जगह 2 है, तो अगर गवर्नर इसका सपोर्ट कर दिया तो ये, अगर ये सपोर्ट लिया तो जिधर गवर्नर का सपोर्ट वो बन जाएगा। अब हम जो पढ़ रहे थे कि हम अभी इतना देर से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा इन्फ्लेशन हुआ, डिसइन्फ्लेशन हुआ, डिफ्लेशन हुआ, डिफ्लेशन हुआ, ये सारा हो कैसे रहा है और ये किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम बोलते हैं बिजनेस साइकिल। ठीक है। नाउ
business cycle, the four phases of the natural upward and downward movement of GDP over a long time period. तो बेसिकली ये जो बिजनेस साइकिल है ये साइक्लिक है और पीरियोडिक है। सॉरी, साइक्लिक है एंड नॉट नॉन पीरियोडिक है, ठीक है, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। तो साइक्लिक होने का मतलब ये है कि जैसे कि पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ सबसे पहले एक्सपेंशन आया, ये पहला साइकिल है। तो हर बार जब भी साइकिल चालू होगा तो सबसे पहले एक्सपेंशन ही आएगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ही आएगा, उसके बाद ट्रफ ही आएगा, और एक और था यहाँ पे, हाँ, एक्सपेंशन आएगा, उसके बाद यहाँ पे पीक आएगा, और फिर कॉन्ट्रैक्शन आएगा एंड ट्रफ आएगा। आई थिंक पीक यहाँ पे मैंने लिखना मिस कर दिया, बट ये यहीं पे है, ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो पहले साइक्लिक होने का मतलब ये है कि पहले एक्सपेंशन आया, फिर पीक आया, फिर कॉन्ट्रैक्शन आया, फिर रिसेशन आया। लेकिन अब ये नहीं डिसाइडेड है कि ये कितने दिन टाइम चलेगा, ये कितना टाइम चलेगा, ये कोई 2 साल चल सकता है, कभी 5 साल, कभी ये 1 ही महीना, कभी 2 महीना, कुछ भी हो सकता है। तो नॉन पीरियोडिक बोलने का ये मतलब है। तो बिजनेस साइकिल इज साइक्लिक बट नॉन पीरियोडिक। देन नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ क्या लिखा है? एक्सपेंशन पहला, हाई जीडीपी ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एंड हाई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। यहाँ नहीं पढ़ते, पहले इसको बेसिक समझते हैं, उसके बाद फिर इसको फिर से पढ़ेंगे। ओह सॉरी। लेट्स अंडरस्टैंड हम क्या पढ़ रहे हैं। बिजनेस साइकिल, हमने हमें इसके बारे में क्या पता है कि ये साइक्लिक है पर नॉन पीरियोडिक है। ये ओवरऑल रियल जीडीपी नेशनल बेसिस पे वेरिएशन समझ रहे हैं हम, ठीक है। तो साइक्लिक है, यानी कि अगर सबसे पहले एक्सपेंशन आता है तो हर बार पहले एक्सपेंशन ही आएगा। एक्सपेंशन कब आता है? जिसको हम और से बोलते हैं बूम, ये तब आता है जब हमारा एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द पोटेंशियल आउटपुट। यानी कि एक साल में हमने सोचा कि इतना हमारा आउटपुट आएगा, तो उससे ज्यादा लेकिन डिमांड आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेज है? जब क्रीपिंग इन्फ्लेशन चल रहा है। एज वी नो क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज हेल्दी, एक्सपेंशन हो रहा है, तो जीडीपी ग्रोथ हाई है, एम्प्लॉयमेंट हाई है, कंज्यूमर का डिमांड भी हाई है, और कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी हाई है। इसका क्या मतलब हुआ कि लोगों को लग रहा है वी आर अर्निंग बेटर, वी आर स्पेंडिंग बेटर, वी आर क्रिएटिंग बेटर। पर जब ये एक्सीड कर जाता है, ओवर कर जा रहा है, यानी कि लोगों का पीएफसीई, यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डिमांड से इंक्रीज, आउटपुट से इंक्रीज कर जा रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है? ये एक्सपेंशन से किस स्टेज पे पहुंच जा रहा है? पीक पे। पीक बोले तो इन्फ्लेशन, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे स्टेज पे, पीक। तो साइक्लिक बोलने का क्या मतलब हुआ कि हमेशा एक्सपेंशन के बाद पीक ही आएगा। पर अब ये कोई गारंटी नहीं कि एक्सपेंशन 5 साल चल रहा है या 10 साल चल रहा है या 2 साल चल रहा है, फिर पीक कितने साल चलेगा। पीक बोले तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस साइकिल, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इकॉनमी अपने पीक पे चला गया, यानी कि ये जो हाई डिमांड, हाई जीडीपी ग्रोथ, हाई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के चक्कर में इतना ज्यादा डिमांड बढ़ गया कि अब सप्लाई मैच ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अभी क्या होगा? गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी यूज करेगी? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज करेगी, ठीक है। अंडरस्टूड? इसको कम करने का ट्राई करने के लिए। अब एक सेकेंड, पहले मेरे को एक नया पेज क्रिएट कर लेने दो, ठीक है।
गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज लाने का ट्राई करेगी। अब इसके लिए क्या होगा, तीसरा स्टेज आ जाएगा विच इज कॉन्ट्रैक्शन। तो ये तय है कि पीक के बाद कॉन्ट्रैक्शन ही आता है। कॉन्ट्रैक्शन कब रिसेशन में चेंज हो जाता है ये समझते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप वाइडेस्ट है, हमको इसको क्लोज करना है, ये तो हम जानते हैं अभी। तो जीडीपी ग्रोथ को हम क्लोज स्लो करेंगे। अब ऐसे में क्या होगा कि खर्च कम होगा, स्पेंड कम होगा तो लोग कमाएंगे कम, कमाएंगे कम, जॉब कम क्रिएट होगा, सैलरी कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो जब तक ये एक लिमिटेड स्टेज पर है तब तक तो ये कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रहा है। पर जब ये 2 क्वार्टर से ज्यादा रह जाए, एंड व्हाट इज 2 क्वार्टर से ज्यादा रहना, इसका मतलब है कि 6 मंथ अगर रह जाए, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, वी हैव स्टडीड इन द क्वार्टर पार्ट दिस। तो 6 महीने से ज्यादा रह जाए तो क्या हो जाता है, डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाता है, लीडिंग टू डिसइंफ्लेशन। कि ठीक है इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है लेकिन पहले से स्लोली बढ़ रहा है, ये हो गया डिसइंफ्लेशन। लेकिन अगर ये 6 महीने से ज्यादा चल गया तो क्या होगा, तब फिर आ जाता है ट्रफ, यानी कि डिप्रेशन। यानी कि एग्रीगेट डिमांड जितना है उससे बहुत ज्यादा आउटपुट आ चुका है। ये क्या हो गया, लोएस्ट पॉइंट ऑफ साइकिल। अंडरस्टूड। इसमें हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, लोएस्ट पेंडिंग है, क्योंकि लोग के पास अब क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज की वजह से लोग के पास अनएम्प्लॉयमेंट है, सैलरी ज़्यादा नहीं है, बिजनेस में स्पेंडिंग कम है, सेविंग ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग खर्च करने से ही डर रहे हैं। हमने कहा था बिहेवियरल वे में कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये हमने पिछली बार पढ़ा था। आई होप कि जो लोग ने पिछला वीडियो देखा है, उनको ये ऐसा होगा वाला बात थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं लगा हो। इसका बस यही मतलब है, बिहेवियरल साइंस इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि बेसिकली अगर लोग को लग रहा है कि अभी खर्च ज़्यादा होने का टाइम है तो सब एक साथ सेविंग करने लगता है, जिसकी वजह से एकदम से डाउन हो जाता है इकोनॉमी, है ना। अब यहाँ क्या हुआ, इकोनॉमी स्टैग्नेंट पर गई। नाउ द एक्चुअल गैप इज मोर देन द पोटेंशियल गैप। जितना सोचा था उससे ज्यादा हम लोगों ने कर दिया, राइट। नाउ वी विल, अब इतना समझने के बाद अब हम यहाँ से समझते हैं। सबसे पहला स्टेज है इन्फ्लेशन एक्सपेंशन का, यानी कि पहला स्टेज। कलर चेंज कर देने दो मेरे को, ठीक है। पहला स्टेज है इज नॉट वर्किंग द कलर, ठीक है। हाई जीडीपी ग्रोथ है, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट है और हाई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, तो लीड्स टू एन इन्फ्लेशनरी गैप। तो जैसे जैसे डिमांड पीक होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। अब स्टेट क्या है, पीक, ठीक है। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द साइकिल, इन इकोनॉमी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट पे चला गया है। यानी कि अगर हम इससे ज्यादा खर्च करेंगे तो अब हम एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि उस हिसाब से सामान बन ही नहीं रहा है। इन्फ्लेशन इज टिपिकली हाईएस्ट ईयर, कॉन्ट्रैक्शन। जीडीपी के ग्रोथ को अब स्लो करना है, अनएम्प्लॉयमेंट बिगन हो जाता है। अगर ये 2 कॉन्जिक्यूटिव से ज्यादा हो गया तो ये क्या बन जाएगा, रिसेशन बन जाएगा। यहाँ इन्फ्लेशन का क्या लिंक है कि इसके थ्रू डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है, इन्फ्लेशन फॉल करता है और इकोनॉमी डिसइन्फ्लेशन फेस करता है। यानी कि हम अभी भी इन्फ्लेट तो कर रहे हैं, मतलब थोड़े कम परसेंटेज से। रफ, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द साइकिल, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है और स्पेंडिंग अपने लोएस्ट पे है। प्राइस स्टैग्नेंट है, यानी कि रुक गए हैं या फिर गिरते जा रहे हैं। यहाँ क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है। पीक इन्फ्लेशनरी गैप में हमने क्या करा, पीक में कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, आउटपुट कम है। ट्रफ में उल्टा हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा आउटपुट आ चुका है। तो यहाँ पे आरबीआई एक्ट्स विथ टू थिंग्स। नंबर वन इज काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी।
The RBI acts against the cycle. If the economy is in a boom, the RBI cools. ठीक है? कैसे? रेपो रेट बढ़ा के. इफ इकोनॉमी इज टफ तो आरबीआई हिट्स इट. कैसे? रेट को कम करके. प्रो साइकिल पॉलिसी क्या कहता है कि मान लो कि एक इकोनॉमी ऑलरेडी इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट कर रही है, यानी कि अपने पीक पे है, और उस समय अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाने की जगह कम कर दे तो फिर इसमें क्या होगा, लोग के हाथ में और पैसा आ जाएगा, दे विल स्पेंड मोर एंड दिस विल लीड टू इन्फ्लेशन. और अगर ये इन्फ्लेशन डिमांड पुल से कॉस्ट पुश पे चला गया तो फिर इसको आरबीआई अकेले नहीं हैंडल कर पाएगा और इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन लगेगा. नाउ पोटेंशियल आउटपुट दिस का डेफिनेशन मैंने बस लिख दिया था कि द स्मूथ ट्रेंड लाइन ऑफ ग्रोथ दैट द इकोनॉमी कुड अचीव इफ देयर वर नो साइकिल. नाउ आउटपुट गैप. The difference between actual GDP and potential GDP is called output gap. अगर पॉजिटिव आउटपुट गैप है तो इन्फ्लेशन होगा. क्यों? बेसिकली लोग जितना ग्रो कर रहे थे उसके हिसाब से उन्होंने एक्स्ट्रा ग्रो किया, इकोनॉमी अपने पीक पे चली गई. नेगेटिव आउटपुट गैप गैप का क्या मतलब हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा. तो इसीलिए गवर्नमेंट पीक पे नहीं जाने का ट्राई करके सॉफ्ट लैंडिंग करने का कोशिश करती है, यानी कि गोल्डी लॉक जोन में रहने का कोशिश करती है कि वेयर दे यूज इंटरेस्ट रेट टू स्लो डाउन एन एक्सपेंशन फेज जस्ट इनफ टू स्टॉप इन्फ्लेशन विदाउट कॉजिंग अ रिसेशन. तो बेसिकली क्या ट्राई कर रहे हैं कि एक्सपेंशन हो, अगर एक्सपेंशन से हम इन्फ्लेशन पे पहुंचे तो फिर हम डिसइन्फ्लेशन करें. अगर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज बहुत ज्यादा दिन यानी कि 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक रह जाता है तो अब ये समझते हैं कि रिसेशन क्रिएट हो जाएगा. और इसके बाद फिर इस रिसेशन से लड़ने के लिए गवर्नमेंट बेसिकली वापस से स्टिमुलेट करती है इकोनॉमी को. सो आई मेंशन रिसेशन एंड डिप्रेशन आर टू कॉन्ट्रैक्शनरी फ्रेजेस, क्योंकि रिसेशन और डिप्रेशन में कंफ्यूजन हो जाता है. तो while they look similar, they differ based drastically in their severity, duration, and the type of policy response required from the RBI. Now, as a beginner, think कि recession एक cold है, but depression is like pneumonia. ठीक है? A recession is defined as 2 consecutive quarters of negative GDP growth, यानी deflation अगर 6 महीने से ज्यादा रह जाए तो वो recession बन जाता है. Inflation usually falls because the deflationary gap is growing. Now the RBI uses expansionary policies, वहां वो रेपो रेट कट करके सीआरआर को रिड्यूस कर देते हैं, राइट. इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिफ्लेशन. कि इकोनॉमी हमारा डिफ्लेट कर गया, अब हम इसको वापस से ग्रो करने का कोशिश करें तो हम इसको स्टिमुलेट करेंगे, सीआरआर कट करेंगे, रेपो रेट कम कट करेंगे. तो ये क्या चीज हो गया? रिफ्लेशन. A depression is a recession that is much deeper, last much longer and causes permanent damage. और इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन लगता है. द डेफिनेशन देयर इज नो एग्जैक्ट mathematical rule like the 2 quarter rule, but economists classify that a decline in real GDP of more than 10% or a recession that lasts for 2 or more years is called depression. It's not just small shop, even big banks and massive corporation fail. इसीलिए यहाँ पे monetary policy is not enough to close this gap and hence the government has to intervene, और इसके लिए यहाँ पे fiscal policies को यूज करना पड़ता है. Deflation. Unlike a recession where prices just slow down, in a depression uses actually fall, which is dangerous because people stop buying altogether, waiting for prices to drop further. Basically, this paragraph is trying to say कि जब हमारा inflation peak पे चला जा चुका है और अब हमको उसको slow करना है, तो एकदम से slow करना is dangerous and not possible. इसीलिए गवर्नमेंट धीरे धीरे उसको कम करती है और इस चीज को हम डिसइंफ्लेशन कहते हैं. ठीक. ये वही बात मैंने बोली है कि फिजिकल स्पेंडिंग कैसे किया जाता है. Disinflation is a decrease in the rate of inflation. It means that prices are still rising. We will look at this.
रिसेशन और डिप्रेशन का डिफरेंस है, रिसेशन शॉर्ट टर्म है, डिप्रेशन इज लॉन्ग टर्म। जीडीपी डिक्लाइन, माइल्ड तो मॉडरेट मॉडरेट और यहाँ सीवियर हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ राइज कर रहा है पर फिर भी मैनेजेबल है। डिप्रेशन में एक्सट्रीमली हाई, इवन बैंक लूजेस देयर जॉब। तो बेसिकली प्राइजेस में क्या होता है, इन्फ्लेशन फॉल करता है और यहाँ सीधे सीधे प्राइस ही फॉल करता है। मेन गैप क्या है, डिफ्लेशनरी और यहाँ डीप डिफ्लेशनरी। और इसका एक एग्जांपल हम लोग ले लेंगे, जैसे कि है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिसेशन, और 1930s का ग्रेट डिप्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ डिप्रेशन। आई होप माई वॉइस इज कमिंग, आई थिंक इट वॉज ब्रेकिंग। तो बेसिकली एक बिजनेस साइकिल वही साइक्लिकल है पर पीरियोडिक नहीं है। फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी रियल जीडीपी से हम मेजर करते हैं। It is characterized by sustained periods of economic expansion and contraction that deviates from the economy long-term potential growth. Business cycles are not uniform in duration or intensity. इसका मतलब है कि ये कोई भी कितना भी साल तक रह सकता है। और जब गवर्नमेंट गोल्डी लॉक जोन में रहने का कोशिश करती है तो वो क्या कर रही है, सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग का यही मतलब हुआ कि हम अपना कोई भी टारगेट को अचीव करने के लिए एक्सट्रीम मेजर्स एकदम से नहीं यूज करेंगे, वन बाय वन। इसलिए बिजनेस साइकिल होता है कि पहले ये फिर ये फिर ये। इमेजिन करते हैं एक बार इस सिनेरियो को। इमेजिन द इकोनॉमी इज एट इट पीक, इन्फ्लेशन हाई है और इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रहा है। तो आरबीआई को वापस 4% टारगेट पे लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वो रेपो रेट को सबसे पहले बढ़ाएंगे। अगर हार्ड लैंडिंग कर दे एक बार में तो आरबीआई हाइक रेट टू मच और टू फास्ट, दे ब्रेक द इकोनॉमी, डिमांड क्रैश कर जाएगा, फैक्ट्री क्लोज हो जाएगा और इकोनॉमी रिसेशन में चला जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग करना है तो आरबीआई उतना ही हाइक रेट करता है जितना इनफ है, इन्फ्लेशन फॉल करता है, जीडीपी ग्रो करता है, थोड़ा स्लोली करता है, फिर धीरे धीरे एक्सपेंशन फेज में आने के बाद वापस से सही हो जाता है। अब हम समझेंगे बिजनेस साइकिल में किस फेज में आरबीआई कौन सा स्टांस यूज करती है। ठीक है, सबसे पहला है एकोमोडेटिव स्टांस यानी कि डोविश। ये कब यूज किया जाता है, ट्रफ फेज में। डोविश कब यूज किया जाता है, ट्रफ फेज में यानी कि डिप्रेशन के फेज में। तो डिप्रेशन के फेज से हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन करने का कोशिश करते हैं। तो एकोमोडेटिव स्टांस एक एक्सपेंशनरी स्टांस है। तो जब यहाँ पे लिखा रहे तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंटेन एन एकोमोडेटिव स्टांस, हमने जब पिछला वीडियो देखा था तो हमने वहां पे वर्ड पढ़ा था विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन। मैंने बोला था कि हम नीचे उसको समझेंगे, बस ये वही है। तो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का जब गवर्नमेंट एकोमोडेशन हटा रही है, विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन समझते हैं। ये एक ट्रांजिशनल साइकिल है यूज ड्यूरिंग द रिकवरी फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल टू ग्रेजुअली नॉर्मलाइज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिक्विडिटी मेजर। यानी कि एकोमोडेटिव स्टांस क्या था कि हमने इन्फ्लेशनरी सॉरी एक्सपेंशनरी पॉलिसीज को यूज किया है। तो जब हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं यानी कि अब हम धीरे धीरे एक्सपेंशनरी पॉलिसीज हटा रहे हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है, द स्टैंस सिग्नल्स द एंड ऑफ द रेट से कटिंग साइकिल, यानी कि अब रेपो रेट को कम नहीं बढ़ाया जा सकता है या उतना ही रखा जाएगा, ये बताती है गवर्नमेंट। नाउ न्यूट्रल स्टांस, दिस इज द स्टांस ऑफ मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी टिपिकली यूज व्हेन द इकोनॉमी बैलेंस स्टेट पे है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी एंड बी इंटायरली डेटा डिपेंडेंट। द आरबीआई इज इन द गोल्डी लॉक जोन, यानी कि जो लोन सॉरी जो जोन गवर्नमेंट या आरबीआई अचीव करने का ट्राई कर रही थी, वो जब अचीव कर लेती है तब वो किस जोन में जाती है, न्यूट्रल स्टैंड। यानी न्यूट्रल स्टैंड क्या कहता है, अभी हम सबसे बेस्ट कंडीशन में। इट इम्प्लाइज दैट रेपो रेट कुड मूव अप और डाउन बेस्ड ऑन इनकमिंग डेटा ऑन सीपीआईसी। तो यानी जैसा सीपीआईसी का डेटा रहेगा उस हिसाब से हम अप या डाउन करेंगे।
The MPC moved to a neutral stance, reflecting balanced risk to both growth and inflation, allowing room for मैन्यूवर इन आइदर डायरेक्शन। तो यानी या तो ऊपर या फिर नीचे। अब लास्ट आता है हमारा हॉकिश स्टांस। हॉकी स्टांस क्या बोलता है, यानी कि हमारा जैसे डोविश स्टांस या अकोमोडेटिव स्टांस क्या बोला कि हम एक्सपेंशनरी पॉलिसीज कर रहे हैं, हॉकिंग कहता है हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी कर रहे हैं। इकोनॉमी पीक पे है, हमको उसको नीचे लाना है पीक से किसके तरफ, हमको उसको लाना है डिसइंफ्लेशन की तरफ। तो हम क्या यूज करेंगे, हॉकी स्टांस टू प्रायोरिटाइज price stability, ensuring the inflationary gap is closed and 4% anchor is maintained. Mechanism क्या है, MPC signals a strong bias toward increasing the policy repo rate and other contractionary tools. Professional language, in a hawkish pivot, the MPC committed to a sustained withdrawal of monetary accommodation, emphasizing the need to anchor volatile inflation expectation through increased rate transmission। यानी कि इनको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको पढ़ते हैं, क्या आप ये पढ़ पा रहे हैं कि एमपीसी ने कमिट किया है कि एक सस्टेन विड्रॉल ऑफ मॉनेटरी अकोमोडेशन emphasizing the need to anchor volatile inflation किया जाएगा एक्सपेक्टेशन थ्रू increased rate transmission। यानी क्योंकि हमारा इकोनॉमी अभी इन्फ्लेशनरी गैप पे है बहुत ज्यादा, तो हम विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन कर रहे हैं और यहाँ से हॉकी स्टाइन्स को लगाया जाएगा। विद दिस आवर इन्फ्लेशन चैप्टर इज completed. I hope the 3 videos are helpful. I have taken a lot of time to understand, make reports, and then make you understand. I hope it is worth it. And if you find it worth it, do follow my Telegram channel. I'll provide the PDF there. एंड अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट्स अराइज कर रहे हैं या कुछ ऐसा जो आपको लगा हो कि नहीं ये बेहतर करना है, तो प्लीज़ विदाउट हेजिटेशन मुझे कहने बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू।